जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक और छोटा सा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसमें दो द्रव पदार्थों को आपस में मिलाया गया था और उन द्रव पदार्थों के जो भी मोल प्रभाज थे उनका आंशिक वाष्प दाब जो था उनके मोल प्रभाज के समानुपाती था। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे राउल्ट के नियम की व्याख्या कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा के अनुरूप भी व्याख्या कर दी जा सकती है। जैसे आप कहेंगे कि स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित घटकों का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज कहें या मोल भिन्न कहें के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे कि जो मैंने अभी आपको लिख के बताया इसी बात को एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं कि अगर कोई आप दो द्रव विलयन लिए हो, दो द्रव मिले हुए हैं जिससे कि एक विलयन बना हुआ है, तो उसमें जो भी आंशिक वाष्प दाब लगता है उनके घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई विलयन है तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अगर दोनों घटकों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है विलयन। तो विलायक का मोल प्रभाज यहाँ पे निकाल लेते हैं, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज होता है WA बटे में WA प्लस WB। ठीक है, अर्थात यहाँ पर WA का मतलब है कि ये विलायक है, यहाँ पे भी विलायक और ये विलेय। चूँकि मोल प्रभाज की बात हम करते हैं तो मोलों की संख्याओं को भी देखा जाता है कि विलायक के मोल की संख्या बटे में विलयन के मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप विलायक के मोल की संख्या बात करेंगे, जैसे W की बात यहाँ पे हो रही है तो वेट से भी संबंध होता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखें, अगर इसके मोल प्रभाज की बात की जाए तो W की जगह पे अगर आप MA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। MA का मतलब कि मोल, और यहाँ भी आप लिख सकते हो मोल के रूप में। ठीक, तो या करके आप यहाँ पे देख सकते हो। W को अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो MA कर सकते हो कि विलायक का मोल और विलायक के मोल और प्लस विलेय के मोल। तो यहाँ ये भी हो सकता है मोल प्रभाज का संबंध। ठीक, W यानी कि आपको W में वेट का संबंध समझ में आया होगा, तो यहाँ पे M की भी बात कर सकते हो आप कि विलायक का मोल बटे में विलयन का मोल। अर्थात इसको हम यक्स से भी डिनोट करते हैं, तो यक्स A बराबर MA बटे में MA प्लस MB। ये हमारा हो गया विलायक का मोल प्रभाज। यहाँ पे निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय के मोल प्रभाज में हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे MB दिखाएंगे बटे में MA प्लस MB। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे तो यक्स B से डिनोट करेंगे बराबर MB बटे में MA प्लस MB। कह रहा है कि इन दोनों विलायक और विलेय पर जो आंशिक वाष्प दाब लगता है इनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम दिखा सकते हैं, हाँ, विलायक A को हम डिनोट करते हैं
वाष्प दाब PA से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर समानुपाती होगा XA और अगर हम PB की बात करेंगे आंशिक वाष्प दाब में तो ये समानुपाती होगा XB के। और दोनों के बीच समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं PA0 और PB0। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इसी के बराबर में समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लाएंगे तो PA बराबर यहाँ पे PA0 यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं इनटू XA और यहाँ पे अगर PB के लिए बात करें तो PB0 इंटू XB। ठीक है, ये बात हो गई राउल्ट के नियम की स्थिति की कि राउल्ट के नियम में ये बात बताई जाती है कि किसी भी द्रव विलयन में स्थिर ताप पर जो उनके घटकों पर आंशिक वाष्प दाब लगता है वह उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे विलयन के रूप में लिखा है तो विलयन में दो घटक होते हैं विलायक प्लस विलेय। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे तो विलायक का हमने मोल प्रभाज निकाल दिया तो विलायक का मोलों की संख्या बटे में कुल विलयन के मोलों की संख्या, तो उसी को हम सांकेतिक रूप में लिखे हैं विलायक का मोल प्रभाज को XA से डिनोट करते हैं तो XA बराबर MA बटे में MA प्लस MB। क्योंकि MA और MB विलायक और विलेय दोनों हैं तो विलयन का हो जाएगा और MA जो है वो विलायक का है। ठीक, नीचे हम बात करेंगे विलेय का मोल प्रभाज तो MB मतलब विलेय वाला पदार्थ को डिनोट करते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में पूरे विलयन यानी कि विलायक प्लस विलेय, तो XB बराबर हो जाता है MB बटे में MA प्लस MB। ठीक है, अब यहाँ पे जो संबंध यहाँ पे डिनोट किया गया है कि किसी भी विलायक या विलेय पर जो आंशिक वाष्प दाब लग रहा है वो इन मोल प्रभाजों के समानुपाती होता है, अर्थात PA समानुपाती XA या PB समानुपाती XB। XA और XB का संबंध मैंने यहाँ से आपको सूत्र के रूप में लिख के दिखाया है। ठीक है, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या किया कि एक नियतांक ले लिया PA0 और PB0। तो PA बराबर PA0 इंटू XA और PB बराबर PB0 इंटू XB। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक, अगर हम पूरे विलयन का वाष्प दाब की बात करें तो P बराबर PA प्लस PB, अर्थात पूरे पात्र में जो विलयन का वाष्प दाब लगेगा वो दोनों विलायक और विलेय दोनों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार जब किसी पात्र में हम कोई पहले से ही द्रव पदार्थ भरे हुए हैं तो इसका भी वाष्प दाब लगेगा प्लस कोई दूसरा इसमें द्रव पदार्थ हमने भर दिया तो इन दोनों का जो वाष्प दाब है वो मिलकर पात्र के दीवारों पर दाब लगाएगा, तो वही है P बराबर PA प्लस PB, अर्थात पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। यही होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, बताइए अब कोई डाउट है इसमें? कहते हैं कि मैंने इसको कल भी बताया था कि अगर किसी वाष्पशील पदार्थ को हम किसी पात्र में रखे हैं और कोई और दूसरा वाष्पशील पदार्थ डालें तो दोनों का वाष्प दाब मिल के लगता है। तो राउल्ट के नियम में भी वही प्रक्रिया है कि जो भी विलायक हैं इसमें विलेय और विलायक, तो जो पूरे पात्र पर जो वाष्प दाब लगेगा वो विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, नियम की निम्नलिखित सीमाएं, बात नहीं, सीमाएं होती हैं। राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। ठीक है, पहला कह सकते हैं दोनों विलयन, देखिए पहले में अगर इसकी व्याख्या करें तो राउल्ट के नियम की सीमा में दोनों विलयन तनु होने चाहिए।
चाहिए। दूसरा कह सकते हैं एनटीपी पर दोनों बिलियन अवाष्पशील होने चाहिए। और तीसरा नंबर का जो नियम है इसका, विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। वियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है हो, बोलिए कोई दिक्कत? विशेष रूप से ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक, बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं थी, जिसमें से आप देखोगे कि जितने भी उसमें पदार्थ मिलाए गए हैं द्रव में, वो दोनों तनु विलयन में होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी स्थिति की एनटीपी पर यानी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर यानी सामान्य दाब एवं ताप पर दोनों विलयन अवाष्पशील होना चाहिए। नहीं कि अपने आप ही स्वतः ही वाष्पशील हो जाए, नहीं, अवाष्पशील होने चाहिए। विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्थितियों में या तीनों स्थितियां जब राउल्ट के नियम में लागू होंगी तभी कोई द्रव विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। ठीक है ना हो? चलिए, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है हो? राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन, दिखाई दे रहा ना? विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन कितने प्रकार के? दो। पहला आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की परिभाषा वह विलयन या ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी किसी भी परिस्थिति में जब कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो तो वह विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो पहला इसमें आदर्श विलयन। तो आप कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी स्वरूप का विलयन हो, बस एक शर्त है उसमें कि वो केवल राउल्ट के नियम का पालन करे। जब वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो वह आदर्श विलयन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई?
अनादर्श विलयन की परिभाषा आते हैं। अनादर्श विलयन किसी भी परिस्थिति में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, किसी भी परिस्थिति में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इन विलयनों के हम एक एक गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, कि आदर्श विलयन के गुण क्या होते हैं, अनादर्श विलयन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इन विलयनों के गुण धर्मों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक। आदर्श विलयन का गुण, अगर इसके पहले गुण की बात करें, आदर्श विलयन के अणुओं, आदर्श विलयन के अणुओं की आकृति एवं संरचना आपस में समान होती हैं। और दूसरा गुण की बात करें तो आदर्श विलयन के अणुओं के मध्य नहीं के अवयवों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन में लगने वाले आकर्षण बल के समान होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आदर्श विलयन के जो अणुओं की आकृति एवं संरचना होती है ना, बनावट वगैरह, वो सब आपस में समान हो जाते हैं। यानी उनके जो अणुओं की संरचना और बनावट यानी आकार की बात हो रही है, सब समान होते हैं। फिर दूसरा जो गुण है कि आदर्श विलयन के अवयवों जैसे विलेय और विलायक के मध्य, उनके अणुओं के मध्य जितना आकर्षण बल लगता है वही आकर्षण बल पूरे विलयन के अणुओं के मध्य भी लगता है। ठीक है, तो ये दो विशेष इसके गुण हैं। और चूंकि आदर्श विलयन के जो ये गुण है तो अनादर्श विलयन के इसके विपरीत गुण हो जाएंगे, क्योंकि आदर्श का विपरीत होता है अनादर्श। तो यहाँ पे बात करेंगे अनादर्श विलयन के या विलयन का गुण। तो इसका विपरीत हो जाएगा, जो ऊपर है उसी का विपरीत नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन के गुण की बात करते हैं तो जो आदर्श विलयन का गुण था उसका विपरीत हो जाएगा। अनादर्श विलयन के अणुओं की आकृति एवं संरचना
संरचना आपस में समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। और दूसरे गुणधर्म की बात करें तो दूसरे में जैसे आदर्श विलयन के प्रत्येक अणुओं और अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होता था, तो इसमें समान नहीं होगा। अनादर्श विलयन में अवयवों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समान नहीं होता है। ठीक, यही दोनों विलयनों के गुणधर्म हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और इसके आगे कल चलेगा अगले टॉपिक में। ठीक है।